और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर गहमा-गहमी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, लेकिन सियासत भी आसमान पर है। बयानबाजी तो सरकार के इसको लेकर संकट जो है उस पर लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा अभी तक के इन हालात पर, सुनिए। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिसका मीडिया के माध्यम से देखे जा रहा है, ऐसी महाराष्ट्र में कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की जो कोविड-19 का जो सर्कुलर जो जारी की गई थी, उसके ऊपर पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। और ऐसे समय में आज हम सब लोगों ने राजकीय परिभाषा बाहर रखकर, विचारधारा बाहर रखकर, हमने जिस तरह से पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, ऐसे स्थिति में सबने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो नाना पटोले को आप सुन रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त दिवेश जुड़ गए हैं। दिवेश, हमने ये पूरा जो राजनीतिक संकट है उस पर अलग अलग पहलू दिखाए, लेकिन आज जब सहयोगी दलों की बैठक हो रही है, किस माहौल में ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में बहुत अहम है। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बैठक का? जी, आपको बता दें जो मुद्दा है इस बैठक का, ये जो बैठक बुलाई गई है, ये दरअसल एक ब्रीफिंग है जहां पर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो तीनों ही दलों के मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को ब्रीफ करने वाले हैं कोरोना सिचुएशन पर। कोरोना की जो अभी हालात है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 54,000 से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। मुंबई 36,000 के पार हो गया है जो कोविड-19 का फिगर है। और कल के दिन में हमने 97 लोगों की मौत देखी कोरोना की वजह से महाराष्ट्र प्रदेश में। तो इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसी बारे में ये बैठक बुलाई गई है। और इसी बारे में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो वर्षा, जो कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, बंगलो है यहाँ पर, वहाँ पर ब्रीफ करने वाले हैं जो वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। ये तीनों ही पार्टी के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हें जो ब्यूरोक्रेट्स है ये ब्रीफ करेंगे किस तरीके से। दिवेश, रेल मंत्रालय के साथ सीधे सीधे टकराव में है महाराष्ट्र की सरकार, और रेल मंत्रालय की तरफ से तो ये आरोप लगाया गया कि ट्रेन खड़ी रह गई, ट्रेन वापस लौट गई खाली, लेकिन मजदूरों को भेजा नहीं गया। इन मामलों को लेकर भी सहयोगी दलों में क्या स्थिति है अभी? जी, इसके बारे में गहमा-गहमी चल रही है, अभी भी खींचातानी चल रही है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच। केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार लिस्ट मुहैया नहीं करवा पा रही है ठीक से, और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जब वो लिस्ट पहुंचा देते हैं तो रेलवे ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है, वहां पर ट्रेन ही नहीं रहती। आज सवेरे भी हमने ये हालात देखे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, जहां पर राजस्थान जाने वाली एक ट्रेन 1800 लोगों को बुला लिया गया था और सिर्फ 1200 लोगों को जाने दिया गया, 600 लोगों को वापस लौटा दिया गया। बिहार जाने वाली ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई, जिस वजह से बिहार जाने वाले जो मजदूर वहां पर जमा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के मरकज मामले की, जिसमें दिल्ली पुलिस आज भी चार्जशीट दाखिल करेगी। 15 चार्जशीट में से 300 विदेशी जमातियों का कच्चा चिट्ठा शामिल होगा इस चार्जशीट में। कल भी विदेशियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और आज दूसरी किश्त में आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। विदेशी जमातियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 20 मार्च के बाद मौलाना साद ने ही मरकज में उन्हें रुकने के लिए कहा था। तकरीबन 943 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट होनी है और क्राइम ब्रांच ने 700 से ज्यादा विदेशी जमातियों का पासपोर्ट भी जब्त किया है। तो 20 चार्जशीट कल, 15 आज, यानी कुल मिलाकर 35 चार्जशीट अब तक हो गई हैं और 900 ऐसे लोग हैं जो इस जांच के दायरे में हैं। आरोप कई लगे हैं, वीजा नियम के उल्लंघन से लेकर सरकारी गाइडलाइंस की नजरअंदाजी। निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद को लेकर क्राइम ब्रांच की जांच अब अपने आखिरी दौर में है। विदेशी जमातियों के जरिए अब मौलाना साद पर शिकंजा कसने की तैयारी क्राइम ब्रांच कर रही है। इसी क्रम में आज कुछ और विदेशी जमातियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। हम आपको बता दें कि 26 मई को
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में 20 चार्जशीट तकरीबन 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की थी। इन चार्जशीट से मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इन सभी विदेशी जमातियों ने पूछताछ में ये बताया है कि 20 मार्च को मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही कहा था। इसके अलावा इन विदेशी जमातियों की वीजा में मरकज का ही पता लिखा हुआ था। हम आपको बता दें कि ये सभी जो विदेशी जमाती हैं ये टूरिस्ट वीजा पर आए थे भारत, लेकिन धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। और अब बात कोरोना की डराने वाली रफ्तार की करेंगे। देश भर में कोरोना के कुल मामले अब 1.5 लाख के पार पहुंच गए। थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल मामले 1,51,767 हैं। 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 170 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,300 से ज्यादा हो गई। मुंबई में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 32,791 तक पहुंच चुका है और लगातार मामले 1200 से 1500 की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आज मुंबई में 1000 से ज्यादा केसेस एक बार फिर ऐड हुए हैं। लेकिन क्या यह नंबर से डरने की जरूरत है? क्या बीएमसी अब तैयार है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? बीएमसी के नए कमिश्नर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मुंबई के नए बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कुछ ही हफ्ते पहले मुंबई का जिम्मा संभाल चुके हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में। मिस्टर चहल, शुरुआत आपकी यहीं से होगी कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार 1200 से 1500 केसेस बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं मुंबई को कि केसेस बढ़ने के बावजूद भी मुंबई में स्थिति गंभीर ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? साहिल, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया हमारी बाजू रखने के लिए। आपको मालूम ही अभी आपने बताया कि मुंबई में टोटल अभी आज करीब 32,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, 33,000 के नीचे हैं, पर इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 23,000 हैं और 23,000 के अलावा 15,000 लोग आज डिस्चार्ज हो चुके हैं जो ट्रीटमेंट के बाद में वो दे हैव बिकम नॉर्मल। अभी ये जो आंकड़ा है 23,000 का, ये हमें बताया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मुंबई में और दिल्ली में, उन्होंने हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई में बताया था कि आपका ये आंकड़ा 40,000 से ऊपर जाने वाला है। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हमने इमीडिएटली प्लान किया कि कैसे 40,000 बेड्स प्लान किए जाएं डीसीएच में, डीसीएचसी में और ट्रिपल सी में। और आपको खुशी होगी कि आज हमारे पास टोटल 31 मई को आने 5 दिन के अंदर अंदर 44,000 बेड हमारे पास रेडी हो जाएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 रेडी हो चुके हैं और 44,000 के अगेंस्ट आज हमारा अंदाजा है कि 31 मई को टोटल जो एक्टिव केसेस हैं, और हमें ये 33,000 के आंकड़े के ऊपर जाना नहीं है, हमें वो आंकड़ा देखना है जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। वो आंकड़ा जो है वो आज जो 24,000 है वो 27,000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। इसलिए 27,000 के अगेंस्ट हमारी 44,000 की 44,000 की तैयारी है। देखिए, कोई भी लड़ाई इस तरीके की होती है वो परसेप्शन के आधार पे भी चलती है। जिस तरीके से परसेप्शन आज की तारीख में मुंबई का बना हुआ है, खास करके कुछ वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि अस्पताल किस तरीके से भरे पड़े हुए हैं, कुछ वीडियोस इस तरीके से भी आ रहे हैं, कुछ जानकारियां खास करके इस तरीके से भी आ रही है, जो रियलिटी भी है कि अभी भी बेड्स मिलने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी कई लोग की मौत हो गई, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। ये एक अलग मामला है। मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए, बेड्स सही समय पे अवेलेबल करने के लिए आप किस तरीके से कोशिश करेंगे? डैशबोर्ड भले ही आपने बना लिया है कि लेकिन क्या वो लोगों को मुहैया होगा? अपना साहिल, इसके लिए हमने 3 प्रकार के कदम उठाए हैं और वो कामयाबी से उठाए हैं। पहला जो आपने बोला कि बेड की संख्या कम थी, उसके लिए जो बंबई में हमारे पास 33 बड़े हॉस्पिटल थे, जैसे ब्रीच कैंडी है, नानावती है, लीलावती है, बॉम्बे हॉस्पिटल है। तो हमने उनको बोला कि हमने उनसे बातचीत की। हमारे जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव महोदय ने 4 मीटिंगें उनके साथ की, चौथी मीटिंग में मैंने मीटिंग ली थी। उसमें हमने उनको ये अपील करी कि ये अपनी बंबई की इज्जत का सवाल है, यहाँ की हेल्थ सेक्टर का रेपुटेशन का सवाल है। इसलिए इस मौके में आपके पास जो भी आईसीयू है 417 बेड का, या आपके पास 2624
कोविड बेड्स हैं या 3020 आपके पास नॉन कोविड बेड्स हैं, वो आप हमारे मदद करिए और 100% आईसीयू आप हमारे पास दे दीजिए अलॉटमेंट के लिए। 80% जो आपका जो नॉन कोविड है वो गवर्नमेंट रेट से चार्ज होने दीजिए और 20% में आपने जो चार्ज करना है उसके लिए आपको पूरी छूट रहेगी। और उसी तरह जो कोविड के जो बेड्स हैं उसमें भी 80% बेड्स गवर्नमेंट रेट से जाएं और 20% आप चार्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए, और मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरे का पूरा आईसीयू और 80% कोविड नॉन कोविड बेड्स हमें हैंडओवर कर दिए और पूरा सिस्टम वही रहेगा, वही ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट हमारे कंट्रोल रूम से होएगी। इससे अचानक मेरी जो कोविड बेड की जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो अचानक 2500 मुझे एक्स्ट्रा बेड मिल गए। जो जंबो फैसिलिटी हमारी है वो आज हमने चालू कर दी। आज हमारे 40 पेशेंट वहां बेंड्रा कुर्ला ग्राउंड में जो हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया ओपन टू स्काई एरिया में, वो चालू हो गया है। और जो डॉक्टर्स की कमी की बात है उसके लिए हमने 2 कदम उठाए। पहला तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अपील की उनके फेसबुक एड्रेस में, एक नाम से कोविड योद्धा, उनको जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं, कोई आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको एक आह्वान किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें अपना योगदान दीजिए। तो उसके रिस्पांस में हमारे पास 3700 ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हमें लिखा कि वो काम करने को तैयार हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, लोगों को इंसेंटिव देने के लिए जो हमारे एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं, जो हमारे पास हजारों लड़के हैं जो एमबीबीएस फाइनल ईयर कर चुके हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और डॉक्टर डिग्री मिलने से पहले, उनको हमने बोला कि आपका जो ऑनरेरियम 11,000 रुपया है, अगर आप कोविड ड्यूटी करेंगे तो आपको हम 50,000 रुपये देंगे। आखिर में सर, क्या मुंबई अब पीक पर पहुंच चुकी है? आज की तारीख में मुंबई की तुलना अगर हम करें तो मॉस्को से बस एक कदम हम नीचे हैं नंबर ऑफ केसेस हर रोज बढ़ने के मुकाबले। तो क्या अब हम पीक पर पहुंच चुके हैं? एक बात अच्छी है कि हमारे यहां पर मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन नंबर्स के मामले में, आंकड़े बढ़ने के मामले में क्या हमारा पीक आ चुका है? क्या हम देख सकते हैं कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिख पाएगा? साहिल, एक बंबई के जितने मेरे आदरणीय नागरिक हैं, ऑनरेबल जो हमारे सिटीजन्स हैं, और जितना ऑनरेबल यहाँ मीडिया है, उनको मेरी एक अपील है कि आज हमारा डेथ रेट 3.2% है और बड़ी जल्दी वो और नीचे आने वाला है। उसका कारण ये है कि हमने डायलिसिस का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसमें टोटल हमारे पास आज 84 कोविड मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स और 6 कोविड सस्पेक्ट मशीन्स हमने लगाई हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ डॉक्टर बिच्छू हैं, एमिनेंट डॉक्टर, और ये दुनिया में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल टाइम डैशबोर्ड है। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट उसको टैप कर सकता है coviddialysis.in को, और वहां पे स्लॉट बुक कर सकता है कोविड के लिए और सस्पेक्टेड कोविड के लिए। हमने सस्पेक्टेड कोविड के लिए सेपरेट डायलिसिस सेंटर बना दिया है और मुझे आश्वासन दिया गया है इसके बाद में कोई भी डायलिसिस पेशेंट की कोविड के डायलिसिस के कारण कोविड की डेथ नहीं होएगी। इससे ऑटोमेटिकली हमारा रेट गिरने वाला है। और मेरा कहना यह है कि अगर हम हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट, हमारी बेड मैनेजमेंट और डॉक्टर की मैनेजमेंट सही है और हम अगर अपना डेथ रेट को हम नेशनल एवरेज पे मैच कर सकते हैं, तो तब केस चाहे आपके पास 10,000 हैं, चाहे 1 लाख हैं, चाहे 2 लाख हैं, उससे डरने की बात नहीं है। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट की शक्ति है और लोगों को हम उनको ट्रीट करके 97%, 98% लोगों को हम ठीक करके घर भेज सकते हैं। 25 मई से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है, लेकिन सफर के साथ नई चुनौतियां सामने आने लगी हैं। खबर यह है कि 25 मई की फ्लाइट सफर करने वाले 2 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खुलासे के बाद हवाई सफर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। It's not viable, and if you were to do that, you would have to hike up the price of the airline ticket by 33%. जिस हवाई सेवा की शुरुआत बेहद उम्मीदों के साथ की गई, उस पर शुरुआत में ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना काल में हवाई सेवा सुरक्षित है, और ये भी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हवाई सेवा कितनी सुरक्षित है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 25 मई से घरेलू विमान की शुरुआत हुई और 2 फ्लाइट में कोरोना मरीज यात्रा करते हुए पाए गए। इनमें एक फ्लाइट एयर इंडिया की थी और दूसरी फ्लाइट इंडिगो की।
एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से लुधियाना जा रही थी। इसमें एयरलाइंस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस फ्लाइट के सभी मुसाफिरों को स्टेट क्वारंटीन में भेज दिया गया। 25 मई को चेन्नई से कोयम्बटूर गए इंडिगो की फ्लाइट में एक मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना मरीज और क्रू के सारे सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया। जिसे आप नो टॉलरेंस जोन बता रहे थे और ये दावा किया जा रहा था कि कोई भी आदमी कोरोना का हल्का सा भी लक्षण होगा उसे घर भेज दिया जाएगा, वो लोग विमान से यात्रा पूरी करके कैसे पहुंचे? और साथ ही आपने सारी सीटों पर यात्री बिठा रखे हैं और कितने लोग अब इनकी वजह से गच्चे में पड़ते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं, ये तो सरकार ही जवाब देगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमान सेवा की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सफर के जोखिम अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। खासकर विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार ने तय किया है कि 3 सीट पर 3 यात्री ही बैठेंगे, यानी कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि विमान कंपनियां घाटा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। Even if you keep the middle seat vacant, you will have a situation that the prescribed distance for social distancing is not followed. So, and therefore, it's not viable. And if you were to do that, you would have to hike up the price of the airline ticket by 33%. जिन 2 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनको लेकर विमान कंपनियों के पास पहले से कितनी पुख्ता सूचना थी, इस पर भी सवाल है। हवाई अड्डे पर उनकी सेहत की कितनी जांच की गई, इस पर भी सोचना होगा। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ मुंबई में कोरोना का विस्फोट जारी है, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की समस्या है। मुंबई से प्रवासी मजदूर की घर वापसी का सिलसिला अब भी जारी है और इस सियासत पर भी जबरदस्त जो है बयानबाजियां दिखाई दे रही है प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर, जहां महाराष्ट्र सरकार ट्रेन की कमी का रोना रो रही है, तो रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रेन तो तैयार है लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा। आधी रात का वक्त प्रवासी मजदूरों का रेला मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ओर बढ़ता चला जा रहा है। किसी को गोड्डा जाना है तो किसी को आजमगढ़, किसी को पश्चिम बंगाल के किसी ठिकाने पर जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारबद्ध होकर मजदूरों का तांता रेलवे स्टेशन पर जुटता जा रहा है और देखते ही देखते जन सैलाब में तब्दील हो जाता है। मुंबई में अपने घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों का रोजाना तांता लग रहा है। वो स्टेशन तक आ जाते हैं लेकिन ट्रेन का कुछ अता पता ही नहीं रहता। मजदूर 8-8, 10-10 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं और उधर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। रेलवे का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ट्रेन की डिमांड तो कर देती है लेकिन मुसाफिर ही नहीं जुटा पाती। हजारों की तादाद में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से ज्यादातर, किस तरीके से यहाँ बैठ के टर्मिनस पे घंटों बहुत लोग सुबह के आए हुए हैं, बहुत दोपहर के घंटों ट्रेनों का वेट किया जा रहा है, बट ट्रेन नहीं अभी इनको मिल पाई है, ना ही इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर कितने घंटे से 4 बजे से खड़े हैं। कहाँ जाना है? बता रखिए। यूपी जाना है। आज कुछ बताया गया है कब आएगा? कुछ भी नहीं, हम लोग को 4 बजे वहाँ से मतलब भेज दिया गया, बस से इधर लाके छोड़ दिए और अंदर भी नहीं ले रहे। अंदर भी नहीं ले रहे। आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की, रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है। इस तरह से गुमराह कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और उनकी बयानबाजी से जो मजदूर है उनमें और बेचैनी बढ़ रही है। जो मजदूरों को ट्रेन उपलब्ध होती है 1700 ट्रेनें भेजने के लिए, उससे ज़्यादा संख्या में भीड़ बढ़ रही है। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल भेजने के मुद्दे पर भी सियासत गर्म है। महाराष्ट्र से 41 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल भेजा जाने वाला था,
लेकिन अम्फान तूफान से हुए नुकसान की वजह से पश्चिम बंगाल के लिए इसकी व्यवस्था में मुश्किल हो रही है। कल पुणे से भी 1400 श्रमिकों को पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर पश्चिम बंगाल से संदेश आया कि वो इतने मजदूरों को लेने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ 400 मजदूरों को ट्रेन पर बिठाकर रवाना किया गया। जाहिर है रेलवे और राज्य सरकारों के बीच तालमेल का घोर अभाव है और इसका खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। मुंबई से कमलेश सुतार, सौरभ वक्तानिया और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन संकट के इस दौर में भी चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया, और वो भी तब जब लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को यह कहकर खलबली मचा दी कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं, जहां शी जिनपिंग ने युद्ध की बात छेड़ी। जिनपिंग ने कहा, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। इधर शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। उधर चीन से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया कि अगर चीन कूटनीति की भाषा समझ लेता है तो ठीक, वरना उसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक का दौर आज भी जारी रहेगा। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडरों की बैठक होने जा रही है। बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेंगी। लद्दाख में LAC के नजदीक चीन ने 12 मई से लेकर 25 मई तक करीब 5000 फौज को तैनात किया है, और ये टुकड़ी पूर्वी लद्दाख के LAC पर अलग अलग इलाकों में तैनात किए हैं। चीन की इस हरकत की भनक लगते ही भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने अपने इलाके में चीन के बराबर या फिर कहें उससे ज्यादा ही फौज खड़ी कर दी है। सैनिकों के साथ साजो सामान तैनात कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं, और यहाँ पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो, या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहाँ पर पहुँचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहाँ पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज़्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। लगता है कि डोकलाम से चीन ने सबक नहीं सीखा। लगता है कि 1967 भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भूल गए। अगर भूल गए हैं तो उन्हें फिर से याद दिलानी होगी। लद्दाख से अशरफ वानी, दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव के साथ मंजीत नेगी, आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, कोरोना के इस दौर में राहुल गांधी लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन आशीष झा से वीडियो चैट की। इस बातचीत में राहुल गांधी ने सीधे पूछ लिया कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। ये भैया बताइए वैक्सीन कब आएगी? 2-3 वैक्सीन है जिसमें प्रॉमिस है। एक तो अमेरिकन वैक्सीन है, एक तो चाइनीज वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड का एक तो वैक्सीन है। तीनों प्रॉमिसिंग लग रहा है। आई डोंट नो विच वन विल वर्क। हो सकता है कि ऑल ऑफ देम, हो सकता है एक निकल जाए, आई डोंट नो। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वैक्सीन कहीं ना कहीं से नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा और वर्क करेगा। एंड देन इंडिया हैज टू हैव अ प्लान, क्योंकि इंडिया के लिए कितना 50 करोड़ वैक्सीन, 60 करोड़ वैक्सीन जरूरत पड़ेगा।
और अब बात लॉकडाउन में मिल रही छूट की। कर्नाटक में अब मंदिरों को खोलने का फैसला किया गया है। 1 जून से कर्नाटक में 34,000 मंदिर खुल जाएंगे, जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। लॉकडाउन में कब तक अपने भगवान से दूर रहेंगे भक्त? इस सवाल का पहला जवाब कर्नाटक से मिला है। कर्नाटक सरकार ने 1 जून से मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, जिसके लिए सरकार जल्द ही एसओपी जारी करेगी। करीब 34,500 मंदिर को खोलने का फैसला किया गया है। आज से 52 मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। सरकारों की ओर से सभी मस्जिद या चर्च को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में अल्पसंख्यक संगठन ने मस्जिद और चर्च को खोले जाने को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस भी अब सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सरकार को मस्जिद और चर्च भी खोलना पड़ेगा। सारी चीजें एक साथ बंद हुई थी, ऐसे में सबको एक साथ खुलना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये सरकार का घमंड है तो जनता सबक सिखाएगी। कर्नाटक के अलावा कई राज्यों से अब धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेज होती जा रही है। कई मंदिरों के बाहर संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में लगातार मंदिर खोलने की अपील की जा रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार का यह आदेश कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ। देश में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों को खोलना बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं कर्नाटक के इस फैसले के बाद बाकी राज्यों में भी मंदिर खोलने की मांग बढ़ेगी। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन में जनता को घर की दहलीज तक ही रोकने का काम अब गर्मी कर रही है। इतनी भीषण गर्मी है कि लोग अपने घर तक ही रहने को मजबूर हैं। दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती हैं। उत्तर भारत में गर्मी अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। हिसार में 48 डिग्री तापमान वाली गर्मी। दिल्ली में 47.6 तक पहुंच गया तापमान। दिल्ली की सर्दी ही नहीं, अब दिल्ली की गर्मी भी सता रही है। मंगलवार का दिन दिल्ली के लिए सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ पालम इलाके में पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। मंगलवार को दिल्ली देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। 22 साल बाद दिल्ली के आसमान से ऐसी आग बरसी। इससे पहले साल 1998 और 2002 में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा था। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग में 46 डिग्री, पालम में 47.6 डिग्री और लोधी रोड पर 45.4 डिग्री और आया नगर में 46.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। I would say that people who are going out, especially during the midday, need to be extra careful, properly hydrated, should wear a cap or have an umbrella, and especially elderly or small children should avoid going out when the temperature is very high. दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के चूरू में भी गर्मी ने अपनी परीक्षा ली। मई के महीने में ही चूरू का पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री से ज्यादा रहा।
यूपी बुरी तरह गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, हर कहीं गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। कई इलाकों में तो पारा 47 डिग्री तक जा चुका है। बिहार के गया में प्रचंड गर्मी ने 24 घंटे में 2 लोगों की जान ले ली। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से खूब पानी पीने और दोपहर में घर में रहने की सलाह दी है। हरियाणा, पंजाब में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हरियाणा के हिसार में तो पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के 14 शहरों में लू के हालात हैं। मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान का सामना कर चुके ओडिशा के 10 जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के भी 4 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक हालात सामान्य नहीं होने वाले। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। वहीं कुछ जगहों पर प्रचंड लू के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29 और 30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। तब तक सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक 40 रोटी, कई प्लेट चावल और 50 से 60 लिट्टी। ये सुनकर आपको लगता होगा कि ये एक पार्टी भरपूर मेन्यू है, लेकिन ये सिर्फ एक शख्स का खाना है। एक शख्स का ये खाना है और ये साहब बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में सरकारी खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में इन सज्जन की भूख ने तहलका मचा रखा है। इनके डाइट चार्ट का अध्ययन आगे करेंगे। पहले इनसे परिचय हो जाए। नाम है अनूप ओझा और फिलहाल बक्सर के सेंटर में भरपेट अपने दिन काट रहे हैं। सुबह से दोपहर, शाम और रात तक ये अपने खाने के कार्यक्रम में मशगूल रहते हैं। अनूप की भूख ऐसी है कि कई लोगों का खाना अकेले अपने दम पर गटक जा रहे हैं। लोग भूखे ना रह जाएं, इसके लिए बेचारे रसोइयों को बार बार हांडी चढ़ानी पड़ती है। खैर, जरा देखिए इनके खाने पीने का पूरा लेखा जोखा। सुबह के नाश्ते में 40 रोटी और सब्जी, खाने में कई प्लेट चावल, दाल, सब्जी। एक दिन में 60 लिट्टी पर हाथ साफ किया। कैंप में अकेले 10 लोगों का खाना खा गए। इनके खाने पीने की ख्याति कैंप की दीवारों से बाहर निकलकर फैल चुकी है और ये साहब खुद जानते हैं कि वो खाने पीने में कितने उस्ताद हैं। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से लोग अपने दिन काट रहे हैं, लेकिन अनूप की भूख तो गजब ढा रही है। रोटी, चावल, लिट्टी सबको समान भाव में पेट में जगह प्रदान करते हैं। वैसे भी कैंप में कुछ खास काम है नहीं, सो ओझा जी तन्मय भाव से खाने के अपने फेवरेट काम को एंजॉय कर रहे हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक परेशान करने वाली खबर गोरखपुर और बैतूल से है। यहाँ पर कई चमगादड़ों की मौत से दहशत है। हालांकि गर्मी को वजह बताया जा रहा है। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। कल तक जिन चमगादड़ों के जरिए कोरोना फैलने के आरोप लग रहे थे, उन चमगादड़ों की अचानक मौत से सनसनी फैल गई है। गोरखपुर के एक बगीचे में 300 चमगादड़ों की मौत से दहशत बढ़ गई है। गोरखपुर के बेलघाट गांव में मंगलवार सुबह बड़े पैमाने पर चमगादड़ों के शव देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। गोरखपुर के ही एक और बगीचे में 52 चमगादड़ों ने एक साथ दम तोड़ दिया। इसी तरह बैतूल में भी चमगादड़ों पर कहर टूट रहा है। यहाँ दर्जनों चमगादड़ों की मौत से लोग डरे हुए हैं। पेड़ से लटके चमगादड़ों के शव नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। अचानक इन चमगादड़ों की मौत से लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। एक साथ इतने चमगादड़ों के मरने के पीछे क्या वजह है? आशंका जताई जा रही है कि बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से चमगादड़ों की मौत हो रही है। ज्यादा मात्रा में कीटनाशक के छिड़काव को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
सच जानने के लिए गोरखपुर और बैतूल से चमगादड़ों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। देखिए, ये हीट स्ट्रोक से सभी वन्यजीव पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उसी तरह बैट्स पे भी हीट स्ट्रोक का इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये एक बार पोस्टमार्टम आ जाता है, फिर हम लोग उसमें डिटेल से बता सकते हैं क्या रीजन क्या डेथ का। महामारी के बीच चमगादड़ों की अचानक मौत से लोग डरे हुए हैं। गोरखपुर और बैतूल में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ये मौसम भी मौत की वजह हो सकता है। फिर भी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चमगादड़ों की अचानक मौत पर तस्वीर साफ होगी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ बैतूल से राजेश भाटिया, आज तक।